आज हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अपनी लास्ट क्लास जो है वो ख़त्म करेंगे। अभी तक जितने चैप्टर थे आप लोगों को, जो मैंने शुरू से अगर मैं आपको गिना दूं कौन कौन से चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, तो वो आपका है सबसे पहले स्टोन है, फिर ब्रिक और टाइल्स है, उसके बाद सीमेंट है, उसके बाद टिम्बर है, उसके बाद पेंट है, मेटल है। 6 चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। सातवां और आखिरी चैप्टर है मिसलेनियस, यानी विविध निर्माण पदार्थ, यानी मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिएगा जरा। अब विविध का कोई लिमिट नहीं है कि कितना पढ़ सकें आप लोग, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जो जनरली मुझे लगता है कि आपको जानने चाहिए, उन पदार्थों के बारे में आपको पढ़ा दूंगा। जिसमें से प्लास्टिक है आपका, उसके बाद आपका साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स हैं, और फायर प्रूफिंग मटेरियल्स हैं, एस्बेस्टस है, एस्फाल्ट है, बिटुमिन है, कोलतार है। ये सब आप नाम सुने होंगे। ये सब भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग में किसी न किसी रूप में प्रयोग आते हैं, ठीक है ना। कई बार इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट, और कई बार तो ये डायरेक्ट, ये दोनों प्रयोग में आते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि आप प्लास्टिक से बने हुए कोई पाइप वगैरह या इन सब चीज़ों का प्रयोग तो कर ही रहे हैं सैनिटरी सिस्टम में। प्लास्टिक की केवल पाइपें नहीं, स्विच बोर्ड से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें जो प्लास्टिक की हैं वो बिल्डिंग में लग रही हैं। उसके अलावा आपका बिटुमिन वगैरह आप जानते हैं, उसके रूप में आपके वाटर प्रूफिंग मटेरियल में यूज किए जाते हैं सबसे ज़्यादा रूप में। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्या है कहानी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में, कि हम लोग चैप्टर क्या नाम। तो चैप्टर का नाम मैं मिसलेनियस मटेरियल्स डालूंगा। मिसलेनियस मटेरियल, ठीक है ना, यानी विविध पदार्थ। अब मिसलेनियस में क्या क्या है, मैं आपको ऐसे ही रैंडम मिसलेनियस मटेरियल्स, यानी इसको हम लोग बोलेंगे विविध पदार्थ। क्या बोलेंगे? विविध पदार्थ, ठीक है ना। विविध पदार्थ ये हैं आपके, ठीक है। तो ये विविध पदार्थ जो हैं उनमें क्या क्या है, हम लोग के काम क्या है। तो सबसे पहली चीज जो उसमें आती है वो आती है प्लास्टिक, ठीक है ना। विविध पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक। हिंदी में क्या नाम लिखेंगे? प्लास्टिक ही ना। तो इसी को आप बदल बदल के लिख सकते हैं। प्लास्टिक के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि क्या जानते हैं और क्या होता है, कहने को इसके बारे में बहुत कुछ चीजें लिखी जा सकती हैं और कही जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या लिखना है, मतलब प्लास्टिक को कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम में आ ही जाए। मान लीजिए इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है ना आते हैं, एक क्वेश्चन तो आना ही है, मैंने जिससे आ जाए, जिस पदार्थ के बारे में पूछ दे एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो अब या फिर ऑप्शन में आ जाते हैं कि मैंने प्लास्टिक भी दे दिया, साथ साथ में कोई और पदार्थ दे दिया, किसी एक के बारे में लिखना हो सकता है। मैंने ऑप्शन मिल जाते हैं जनरली, ठीक है। तो जानते तो सब लोग हैं प्लास्टिक क्या है, लेकिन अपनी भाषा में लिखने के लिए भी थोड़ी सी भाषा की जरूरत होती है। तो आप वैसे आप बता दीजिए कि जो प्लास्टिक क्या होता है, तो अरे वही प्लास्टिक होता है जिससे जो है थैली बनती है, जिससे पाइप बनता है। पाइप में प्लास्टिक कई तरह के होते हैं। जनरल बात जो उसको टेक्निकली डिफाइन करेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो उससे नंबर मिलता नहीं, तो फिर पता चले सर पूरा लिख के तो आए थे, नंबर मिला नहीं सर, ग्रेस मिल गया, बैक मिल गया, तमाम तरह की दिक्कतें आपकी आ सकती हैं। प्लास्टिक के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करें तो कहेंगे कि एक तरह का कृत्रिम, ज्यादातर प्लास्टिक कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम मतलब मैनमेड होते हैं, या जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादातर प्लास्टिक जो है आपके कृत्रिम होते हैं, मैनमेड होते हैं। तो कह सकते हैं कि प्लास्टिक एक तरह का कृत्रिम इंजीनियरिंग पदार्थ है। और इसके बारे में ऐसे कार्बनिक पदार्थों को, मैंने प्लास्टिक को डिफाइन करने था, प्लास्टिक एक कृत्रिम इंजीनियरिंग पदार्थ है। ऐसे कार्बनिक पदार्थों को जो गर्म करने पर नरम पड़ जाते हैं और बहुत इजीली किसी भी आकृति में ढाले जा सकते हैं, प्लास्टिक कहा जाता है। यानी प्लास्टिक कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो गर्म करने पर आसानी से लूज हो जाएं और किसी भी आकार में आसानी से ढाले जा सकें, उनको हम लोग प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है ना। और ये भी बात है कि ठंडे होने पर ये वापस से ठोस हो जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें इसी तरीके से कि प्लास्टिक, ये तो हमने बोला कि जो आप जानते हैं सुनते हैं वो वाली परिभाषा हुई। एक ये भी परिभाषा हुई इसकी कि एक हाई एटॉमिक वेट वाला ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके का क्या है, ये प्लास्टिक क्या है, ये हाई एटॉमिक वेट वाला मैटर है। जो कहां से बना है? हाई एटॉमिक मैटर मतलब उच्च अणु भार वाला पदार्थ है, जो ज्यादातर
रेजिन्स से बनाया जाता है। रेजिन्स क्या होते हैं, आप रेजिन के बारे में पहले भी सुन चुके हैं वार्निश के टाइम में। रेजिन जो होते हैं ना, जिसमें मोम होता है, चपड़ा होता है, बिटुमिन होता है, रबर हो सकता है, ये सब जो आते हैं ना, ये सब नेचुरल रेजिन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रेजिनी मटेरियल होते हैं जो मैनमेड, यानी इस तरह से तैयार किए जाते हैं मानवों के द्वारा। रेजिन्स का मैंने जब नाम लिया था, मोम, चपड़ा, अंबर, कोपल, तो ये सब कैसे थे, नेचुरल रेजिन थे। हमने क्या नाम लिया है यहाँ पे कि हम ये कृत्रिम रेजिन से मिलकर प्लास्टिक बनाया जाता है, ठीक है ना। और ये हाई एटॉमिक वेट वाला जो है वो पदार्थ है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में इतनी बात। मोटा मोटा यदि प्लास्टिक के बारे में हम लोग बात करें, वैसे प्लास्टिक को बांटने के कई आधार हैं, लेकिन मोटा मोटा यदि हम लोग प्लास्टिक को बांटने लगे तो कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो तरह का प्लास्टिक होता है। एक होता है नेचुरल और एक होता है आपका सिंथेटिक, जिसको बोलते हैं या कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी अगर हम लोग प्लास्टिक के बारे में बात करें, देखो आज की क्लास में सुनना ज्यादा है, ठीक है, बाकी नोट से रिवाइज कर लेना है। पूरा नोट्स में पूरा जो बोल रहा हूँ लिखा लिखा मिल जाएगा। प्लास्टिक के टाइप की बात करेंगे तो एक नेचुरल टाइप का प्लास्टिक होता है और एक होता है आपका सिंथेटिक टाइप का। सिंथेटिक का मतलब आप जानते होंगे, ये हुआ आपका सिंथेटिक का मतलब हुआ आपका मैनमेड टाइप का, ठीक है। इस टाइप के दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। अब यदि बात करें हम लोग की जो नेचुरल प्लास्टिक होता है, नेचुरल प्लास्टिक किससे बनाया जाएगा, तो नेचुरल रेजिन से, यानी उसमें मोम, सिलैक यानी चपड़ा जिसको बोलते हैं, या रॉल जिसको बोलते हैं, रेजियस मटेरियल, जितने होते हैं ना, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ के बारे में बोले हैं उन सबको लिया जाता है और उसमें कुछ फिलर मिला दिए जाते हैं, ठीक है ना। और फिलर को मिला करके प्लास्टिक बनाया जाता है। जब ये किसके लिए, नेचुरल प्लास्टिक किससे बनाया जाता है, आपके नेचुरल रेजिनी मटेरियल से, लेकिन यहीं पर उसमें कुछ फिलर मिला करके। लेकिन जब कृत्रिम प्लास्टिक की बात किया जाए तो अच्छा, नेचुरल प्लास्टिक उतना ज्यादा पॉलीमर की तरह ट्रीट नहीं करता है प्लास्टिक की तरह, लेकिन जो कृत्रिम प्लास्टिक होता है ना, उसमें क्या होता है, कुछ केमिकल लिए जाते हैं, उसमें पॉलीमराइजेशन किया जाता है, यानी बहुलीकरण। बहुलीकरण समझते हैं, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर उनका कैसा हो जाता है, स्ट्रेची हो जाता है, ठीक है। तो उस क्रिया को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इस कृत्रिम प्लास्टिक बनाने के लिए पहले केमिकल्स लेकर के उनका बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन किया जाता है, उससे रेजिन बनते हैं। फिर उस रेजिन में ले जाके कोई ना कोई आपका फिलर मटेरियल या पूरक पदार्थ मिलाकर प्लास्टिक बनाए जाएंगे। यानी नेचुरल प्लास्टिक में नेचुरल रेजिन और प्लस क्या किया जाएगा, कुछ फिलर। और जबकि सिंथेटिक वाले प्लास्टिक में क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल रेजिन। अब आर्टिफिशियल रेजिन कैसे बनेगा, तो पॉलीमराइजेशन से बनेगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ केमिकल्स। और इससे बनेगा आपका क्या, सिंथेटिक रेजिन, और प्लस इसमें कोई ना कोई फिलर मटेरियल मिला करके क्या बना दिया जाएगा, सिंथेटिक प्लास्टिक बना दिया जाएगा। तो प्लास्टिक बेसिकली दो तरह के होते हैं और इससे ज्यादा जरूरत आपको जानते हैं, प्लास्टिक के बनने की क्रिया वगैरह से ज्यादा जरूरत आपकी होगी कि प्लास्टिक किन चीजों में उपयोग होता है, ठीक है ना। यानी हम लोग जनरल ये पूछा गया कि इनके यूजेज क्या है प्लास्टिक के, तो यूजेज के नाम पे आप एक तो यूज है, आप लिख नहीं पाएंगे इतने यूजेज हैं, मैं कुछ के नाम ले रहा हूं, बाकी आप लोग अपने आप से महान नहीं है बना के लिखने में, ठीक है। तो प्लास्टिक के जनरल यूजेज ऑफ प्लास्टिक या यूजेज ऑफ प्लास्टिक में हम लोग बात करें तो इसका लगभग जितना क्षेत्र सोच सकते हैं उन हर क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग होने लगा है और तेजी से हो रहा है, ठीक है ना। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लेकर के या फिर अन्य किसी भी काम में प्लास्टिक, यहां तक कि मेडिकल वगैरह के लाइन में भी अब प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें जो है काम कर रही हैं, ठीक है ना। अब मेडिकल है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, इन सब जगहों पर प्लास्टिक के उपयोग है। मैं कुछ हल्का फुल्का नाम आपसे बोल दूं जो सिविल से रिलेटेड हो, जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड उपयोग। तो बिल्डिंग में हार्डवेयर के सामान में जैसे जैसे दरवाजा खिड़की के भी प्लास्टिक के बन रहे हैं, ठीक है ना। सनमाइका जो आती थी ना, वो क्या कहते हैं, प्लाई, तो प्लाई के ऊपर उसकी लेयर भी कई बार प्लास्टिक की बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो सनमाइका पूरी तरह से प्लास्टिक का ही एक क्या है, उत्पाद है, यानी उसी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। उसका कवरिंग जो होती है ऊपर की प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिक को कुछ लोग बस एक ही चीज से समझ रहे हैं, प्लास्टिक जो आप सोच रहे हैं केवल वही नहीं है, प्लास्टिक हर वो चीज है जिस गर्म करने में पिघलती हो और वो मतलब गर्म करने में पिघले और साथ साथ क्या हो, किसी भी आकार में ढाली जा सके, हर उस चीज को हम लोग प्लास्टिक कह रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हैं उसी प्लास्टिक का मतलब केवल एक सॉफ्ट वाली प्लास्टिक नहीं, हार्ड प्लास्टिक भी होती है। बैकेलाइट भी एक तरह का क्या है, प्लास्टिक है। जो कुकर वगैरह का हैंडल देखे हैं जिसका बनता है, वो सब भी प्लास्टिक के ही प्रोडक्ट है, बस उनका थोड़ा रूप रंग बदला गया। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला, प्लास्टिक की यूज में सबसे पहला बिल्डिंग में जितने भी हार्डवेयर के सामान है, या दरवाजे खिड़कियों के हैंडल हैं, या फिर सनमाइका है, ये सब प्लास्टिक की बनी होती है। अब तो प्लास्टिक की चादरें भी बनी हुई आ रही हैं। देखें कई बार ग्रीन ग्रीन कलर का लगा रहता है, वो आर पार दिखाई देता है उसमें, तो प्लास्टिक की चादरें सनसेट वगैरह के रूप में यूज की जाती हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, जितना भी वाटर सप्लाई सिस्टम है उसके अंतर्गत पानी जो सप्लाई के लिए पानी दिया जाता है, उसमें प्लास्टिक का पाइप धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जो पानी की टंकी बनाई जा रही है छत पे रखते समय, जो आप पानी की टंकी देखते हैं ना छत पे रखी जाती है, वो टंकियां भी प्लास्टिक की बनाई जा रही हैं। जो टोटी है, जो उसमें फ्लोट बना हुआ है, जो फिटिंग है, वो सब प्लास्टिक की बन रही है। तीसरा, ये बिल्डिंग में हुआ, जल आपूर्ति में आपने देख लिया, वाटर सप्लाई में। तीसरा, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, यानी विद्युत उपकरण है, उसमें क्या क्या है, जैसे जितने भी स्विच बोर्ड हैं, तार के चारों तरफ जो इंसुलेशन किया जा रहा है, या फिर कोई भी कंडक्ट का पाइप है, या कहीं पर कोई अवरोधक है, यानी अवरोधक का मतलब इंसुलेटर, इन सब जगहों पर विद्युत उपकरणों में प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। आगे यदि हम लोग बात करें तो कुछ मशीनें जो इलेक्ट्रिक की हैं, जैसे आपका फ्रिज की बॉडी कह सकते हैं, आपका गीजर की बॉडी जो होती है, या इन सब कई जगहों पर केबल वगैरह जो होते हैं, उन सब जगहों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। आजकल आपको जो गाड़ियां हैं, माने व्हीकल्स जो हैं, फोर व्हीलर है, या फिर आपके टू व्हीलर में भी लोग कह रहे हैं प्लास्टिक बॉडी है, जल्दी टूट जा रहा है। इंडिकेटर से लेके कई बार उसका कवरिंग से लेके कई जगहों पर मेडिकार्ड से लेकर के उसके सारी चीजें किसकी बनाई जा रही हैं, प्लास्टिक की बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सब के अलावा, ये सब तो निर्माण कार्य हैं, कहीं ना कहीं मशीनें या ये सब निर्माण कार्य हैं, लेकिन सामान्य कामों जो डेली यूज की चीजें हैं, जिसमें कि कप, प्लेट, बाल्टी, आपका रस्सी, रस्सी भी प्लास्टिक की बन रही है, थैलियां हैं, जूता चप्पल, ये सब कंस्ट्रक्शन के नहीं है, लेकिन डेली यूजेज में प्लास्टिक इसमें भी प्रयोग हो रहा है। उसके अलावा डेकोरेशन में, सबसे ज्यादा डेकोरेशन में प्लास्टिक का यूज, थर्माकोल है, बैकेलाइट है, ये सब किसके प्रोडक्ट हैं, कहीं ना कहीं प्लास्टिक के ही प्रोडक्ट हैं ये सब। ठीक है ना, तो इतने सारे, और उससे भी बड़ा प्लास्टिक का उपयोग अब कंक्रीट के अंदर आ रहा है। जो कंक्रीट आप बनाते हैं ना, अभी आप कंक्रीट नहीं पढ़ रहे होंगे, अभी अगले सेमेस्टर से आपको कंक्रीट मिलेगा डिटेल में। कंक्रीट में अब ना एपॉक्सी मिलाया जा रहा है। ठीक है ना, तो प्लास्टिक रेजिन का यूज करके जब एपॉक्सी उसमें मिलाई जा रही है या बनाई जा रही है, तो वो कंक्रीट ना बड़ी ही ज्यादा अपारगम्य बन जा रही है। अपारगम्य का मतलब होता है उसमें अवरोध काफी तगड़ा हो रहा है। ठीक है, ऐसी ऐसी प्लास्टिक को हम लोग मतलब कंक्रीटिंग में भी प्लास्टिक का यूज अब धीरे धीरे हो रहा है। तो ये थे प्लास्टिक के क्या क्या, प्लास्टिक क्या है, कितने प्रकार का होता है सिंपल, और उसके यूजेज क्या क्या है, इतना ही जानना है प्लास्टिक के बारे में, और इतना ही बाकी सब मटेरियल के बारे में। अगला मटेरियल जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, और इंसुलेटिंग मतलब अगले पदार्थ में हम लोग बात करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल की। किसकी? इंसुलेटिंग मटेरियल की। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब होता है, इनको बोलते हैं हिंदी में अवरोधक पदार्थ। ठीक है, आप अगर अपने घर में हैं, ठीक है, तो आप नहीं चाहते हैं कि बाहर की आवाज अंदर आए। ठीक है, जैसे मैं अभी स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, कितना भी कोशिश करिए, लेकिन बाहर की गाड़ी मोटर की आवाज क्या होती है, अंदर आ ही जाती है, कितना भी, क्योंकि इंसुलेटर लगे लगे रहते हैं, फिर भी आ जाता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आवाज, कई बार तो चलो बर्दाश्त होता है, कई बार ऐसे काम होते हैं जिनमें बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है, उन जगहों पर भी हम लोग चाहते हैं कि ब्लॉकिंग हो जाए। ब्लॉकिंग किसका? साउंड प्रूफ हो कमरा हमारा, हीट बाहर की ना आए ताकि कमरा हमारा ठंडा रहे। इस इनको बेसिक पर रखते हुए जो अवरोधक पदार्थ होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कैसे, वो हो सकते हैं कैसे हो, हीट इंसुलेटर हो, यानी उष्मा अवरोधी हो, यानी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पढ़ना हम लोग को। हीट इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकते हैं, या फिर नॉइज इंसुलेटिंग। नॉइज इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? नॉइज इंसुलेटिंग का मतलब ध्वनि से, तो साउंड या नॉइज को साउंड इंसुलेटिंग, साउंड इंसुलेटिंग। और तीसरा जो आपका हो सकता है, जिसको मतलब हमें जरूरत नहीं है कि इसको भी पढ़ा जाए, उसके अलावा तीसरा जो आपका है वो है आपका फायर प्रूफिंग, यानी अग्नि से
प्रतिरोधकता रहे, फायर प्रूफिंग, ठीक है। इसके अलावा आप कहें तो वाटर प्रूफिंग भी की जा सकती है, लेकिन ये इंसुलेशन नहीं है, फायर से प्रूफिंग कर सकते हैं। इंसुलेशन मतलब हुआ कि आप थोड़ा सा उससे बचाव कर सकें, ये हालांकि थोड़ा सा अलग पॉइंट है, लेकिन पढ़ना हमको तीनों को है, ठीक है। तो अवरोधक पदार्थ मतलब ये रोकेंगे, इंसुलेट करेंगे हीट को, साउंड को, और ये क्या करेगा, फायर को, आग लगने से बचाएगा। इसको हम लोग इसी में पढ़ेंगे। इसके बारे में एक ही जान लीजिए कि अवरोधक पदार्थ के रूप में बहुत सारी चीजें हैं। ईंट वगैरह की दीवारें भी अवरोधक का ही काम करती हैं, लेकिन एक तरह से अग्नि प्रतिरोध के मामले में एस्बेस्टस एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा अच्छा साबित हुआ है। वो आग पकड़ता ही नहीं है जल्दी, वो आग ही नहीं पकड़ेगा जल्दी, एस्बेस्टस। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट इंसुलेटिंग के बारे में। हीट इंसुलेटिंग क्या है, हम लोग सीधा सीधा कहें, देखिए मैंने कहा ना, इसमें लिखने की जो भाषा है वो नोट्स से बड़ी बेहतर आपको मिल जाएगी नोट्स में, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं वही चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। जो सूर्य की स्थिति है और जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है, और बदलने से तापमान में परिवर्तन होता है। अब अधिक और कम तापमान पर हम लोग क्या चाहते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें महसूस होती है परेशानी, ठीक है। और उस परेशानी में हम लोग चाहते हैं कि हमारे कमरे, जब हम घर के अंदर घुसे तो बाहर की तुलना में थोड़े ठंडे हों, या फिर यदि बाहर सर्दी है तो हम चाहते हैं बाहर की तुलना में थोड़े कमरे गर्म हो। तो उष्मा का संचरण अंदर से बाहर या बाहर से अंदर रोकने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम उष्मारोधी पदार्थ यानी इन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं, ठीक है ना। इन मटेरियल का यूज करके जो दीवारें हैं या छतें हैं उनको क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अंदर की बाहर की उष्मा जो है वो आपस में ट्रांसफर नहीं हो पाती। अब उष्मारोधी पदार्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है रुई या ऊन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वूल जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, जानते हैं आप सर्दियों में कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि आप वूल जब पहनेंगे ना तो देखिए उष्मा का संचरण जो होता है वो इस टाइप से नहीं हो सकता है कि कोई चीज ऐसे फुल्की फुल्की सीधी बीच में आ जाए तो उष्मा उसमें से तेजी से ट्रांसफर नहीं, मतलब जितना ही सॉलिड मटेरियल रहेगा ट्रांसफर उतना तेज होगा। तो हम लोग जानबूझ के ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए। तो रुई ऊन सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। आज आपको नहीं पता है, आजकल लोग जो अपने आप से ठंडे रहने वाले घर बना रहे हैं उसमें मालूम क्या हो रहा है, दीवार एक खड़ी किए बाहर वाली, एक और दीवार खड़ी कर दी है, और उनके बीच में ना वूल भर दिया जाता है, ऊन भर दिया जाता है। तो वो माना जाता है कि हीट का ट्रांसफर इधर से इधर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीके अपनाए जा रहे हैं घरों को, मकानों को ठंडा रखने के लिए, क्लियर है। तो एक कृत्रिम जो आपका पदार्थ है हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, पहला हुआ रुई, और रुई भी कई तरह की हो सकती है, कई सोर्सेस से उसको पाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा फाइबर बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड मतलब ईंट और कंक्रीट की तुलना में हल्के होते हैं, कौन, फाइबर बोर्ड। तो फाइबर बोर्ड क्या करेंगे, ईंट और उसकी तुलना में यदि हल्के हैं तो वो अपना हीट का ट्रांसफर कम करेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम की फॉइल्स होती है, एल्युमिनियम फॉइल मतलब जो एल्युमिनियम की पन्नी आती है, एल्युमिनियम की पन्नी, उसका प्रयोग आप हीट इंसुलेटर के रूप में कर सकते हैं। उसके अलावा आपका कॉर्क, कॉर्क एक मटेरियल होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ज्यादातर ढक्कन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका क्या कहते हैं, जो पॉइजन रेशियो है वो काफी कम यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है। अभी कॉर्क के बारे में दोबारा भी मिलेंगे, लेकिन कॉर्क समझिए एक ऐसा पदार्थ है जो अच्छा हीट इंसुलेटर है, ठीक है ना। उसके अलावा एस्बेस्टस, एस्बेस्टस हीट को भी इंसुलेट करता है और फायर रेजिस्टिंग का भी काम करता है। उसके अलावा थर्माकोल, थर्माकोल का आगे जो है मतलब हीट को रोकने में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब एक तरफ थर्माकोल है और कोई चीज उधर से उष्मा आ रही तो बाहर की उष्मा अंदर नहीं आने देगा। ये कुछ पदार्थ थे जो क्या कर रहे थे, इंसुलेट कर रहे थे, किससे, हीट से। और कुछ ऐसे पदार्थ जरूर होंगे ना, देखिए कुछ कॉमन पदार्थ हैं जो हीट और साउंड दोनों को इंसुलेट करेंगे, हीट और साउंड दोनों को इंसुलेट करेंगे, ऐसे भी पदार्थ हैं, ठीक है। तो अगली चीज हम लोग कहा जाता है क्या, साउंड, साउंड का इंसुलेशन। अब साउंड का इंसुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो साउंड में देखिए जब भी हम लोग, साउंड का मतलब मीठा गाना हमको अच्छा लगता है, बट एक लिमिट से, 1 डेसिबल से ज्यादा जब साउंड आने लगे तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे साउंड को हम लोग ना साउंड नहीं बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। जब साउंड एक्सिस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नॉइज। नॉइज और साउंड में क्या अंतर है, नॉइज मतलब एक्सेसिव साउंड इज कॉल्ड नॉइज। बात समझ आ गई। तो नॉइज क्या है,
जब साउंड ज्यादा हो जाता है तो वही नॉइज बन जाता है। ठीक है, अब यदि हम लोग इस पर चर्चा करें कि कितने साउंड जो है कितना हमारे लिए ठीक है कितना नहीं है, तो ये अलग चर्चा बनती है कि हमारे कानों के लिए कितना डेसिबल तक सही है, बातचीत में कितने डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है, दीज आर डिफरेंट थिंग। लेकिन हमें बात करना है इंसुलेटिंग मटेरियल पे। हम साउंड अगर हमारे तेज आ रहा है, नॉइज बन रही है, तो उसको इंसुलेट कैसे करें। तो देखिए, साउंड इंसुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग साउंड इंसुलेशन के लिए हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ हो, या तो वो साउंड उससे टकराए तो वापस हो जाए, अंदर ना जाने पाए, आया तो साउंड उससे टकराए तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। जैसे मान लीजिए कोई खतरा इससे टकराया साउंड का, अब अंदर आवाज नहीं जानी है, तो ये क्या करेगा, अंदर नहीं जाने देगा, रोक देगा। दूसरा तरीका ये है कि ये साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। तो साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए आप जानते हैं, कभी आप मूवी देखने थिएटर में गए होंगे ना, तो थिएटर में साउंड इतना तेज बजता है फिर भी वो इको नहीं सुनाई देती है। जैसे हम लोग भी जिस स्टूडियो में काम करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूं और खाली रहेगा ना तो इको आएगी, आपको आवाज 2 बार सुनाई देगी। तो इसके लिए कुछ ऐसे चीजें चिपका दी जाती हैं दीवारों पर, या फिर कार्टून गत्ते, ऐसी चीजों को जो साउंड को एब्जॉर्ब करने में बड़े आगे होते हैं, वो लगाए जाते हैं पूरे कमरे में। थर्माकोल का पूरा टुकड़ा चिपका दो तो भी बहुत अच्छे से साउंड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी यदि ध्वनि रोधक कोई पदार्थ है तो उसके अंदर 2 गुण हो सकते हैं, या तो ये साउंड इनको टकरा के इनसे वापस हो जाता है, तब वो इको क्रिएट कर सकता है अंदर कमरे में। देखिए, ध्वनि 2 तरीके की होती है, एक बाहर का शोर, एक अंदर का शोर। ठीक है, तो यदि आप बाहर का कोई शोर आ रहा है तो अंदर यदि आप ऐसे पदार्थ लगा दिए हैं जो टकरा के वापस जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर ऐसे पदार्थ लगा रहे हैं जो टकरा के वापस जा रहे हैं, तो अपने बोलेंगे अपनी आवाज टकरा के सुनाई देगी आपको। तो टकराने वाला सिस्टम थोड़ा कम सक्सेज है। ज्यादा सक्सेज क्या है, जो एब्जॉर्ब कर ले, बाहर से आ रहा है बाहर को एब्जॉर्ब कर ले, अंदर को आ रहा है अंदर को एब्जॉर्ब कर ले। तो साउंड जो एब्जॉर्ब करने वाला कहानी है वो ज्यादा सक्सेसफुल भी है। ठीक है, बजा के टकराने का। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी ऐसे पदार्थ हो जो ध्वनि रोधक पदार्थ हैं, वो अक्सर कर देखिए उष्मारोधी हो या ध्वनि रोधी हो, इनको लगाने में ना ये थोड़े दिखने में भी अच्छे। मान लीजिए हम लोग साउंड प्रूफिंग करते हैं ना, तो ब्लॉक्स आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं जिनको दीवार पे पूरा चिपका दिया जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, उसके लिए जो देखे होंगे ब्लू ब्लैक कलर की चीजें ऐसे चिपकी होती हैं स्टूडियो में, वो साउंड प्रूफिंग के लिए होती है ताकि साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। ठीक है, तो वो पैसे खर्च करने के ऊपर है कि कितना किस लेवल तक का आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा भी हो सकता है, और आप सस्ते में काम चलाना चाहते हैं तो कम सस्ते पदार्थ भी हैं, तो फिर वो अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए, तो अब हम लोग पदार्थों के बारे में बात करते हैं, वो पदार्थ जो क्या कर सकते हैं, ध्वनि को अवरोधित कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एकॉस्टिक प्लास्टर। ऐसा प्लास्टर करिए जो साउंड को क्या कर दे, एब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं एकॉस्टिक प्लास्टर। एकॉस्टिक सीट बोलते हैं वैसी सीट को, जो मैं बोल रहा था ना सीट चिपका देते हैं, उनको एकॉस्टिक सीट बोलते हैं। उन सीट को चिपका देने से साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, तो एकॉस्टिक प्लास्टर भी करा सकते हैं आप अपने पूरे कमरे में ताकि साउंड को एब्जॉर्ब करे। उसके अलावा यदि आप और उपाय चाहते हैं तो एकॉस्टिक बोर्ड भी आते हैं। उसमें कई सारे ऐसे छोटे छोटे बोर्ड आते हैं फाइबर के या प्लाईवुड के या लकड़ी के, जिनको लगाने से ना वो साउंड को क्या करते हैं, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आपका एकॉस्टिक टाइल्स भी आती हैं। कुछ ऐसी ईंटें जानबूझ के बनाई जाती हैं जो ईंटें साउंड एब्जॉर्ब करने में और उनका ट्रांसफर रोकने में बड़ी ही कारगर हैं, उनको एकॉस्टिक टाइल्स बोलते हैं। एकॉस्टिक का ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा रुई, जो मैंने बोला ना, रुई, कार्क, रबर और थर्माकोल, ये दोनों में कॉमन है। ये हीट को भी रोकता है, साउंड को भी रोकता है। रुई अगर भर दिया जाए, आप पूरे कमरे में रुई लगा दीजिए, वो आवाज जब आप बोलेंगे ना तो रुई उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, टकराने नहीं देगा। या फिर कॉर्क, कॉर्क का भी, कॉर्क की फ्लोरिंग की जाती है, आप सुने होंगे। पूरा कई बार अच्छे जहां पे मीटिंग हॉल वगैरह होते हैं, साउंड को बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो वहां पे कॉर्क की फ्लोरिंग कर दी जाती है। कॉर्क फ्लोरिंग में ये होता है कि साउंड एकदम बंद हो जाता है उसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका रबर, रबर का भी यही काम है। रबर भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, पास होने नहीं देता है। क्लियर है बात यहाँ पे पूरा। तो ये सब था आपका साउंड के बारे में और हीट के बारे में। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। ये सब एक एक कंपाउंड है जिनके बारे में पढ़ा रहा हूं आपको, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम ही है विविध। विविध मतलब जिसमें कई चीजें हों। ठीक है, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड यानी जो जो जल सहयोगिक हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं,
वो कंपाउंड जो कहीं ना कहीं, वो कंपाउंड जो कहीं ना कहीं किस काम में आते हो तो जल सा यानी वाटर प्रूफिंग कंपाउंड कौन से होते हैं? आप एक चीज जान लीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो उसमें सीलन आ जाती है या कहीं से पानी टपकने लगता है, और ये एक बार शुरू हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है इसको रोकना। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जब हम लोग घर मकान बनवा रहे हो तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें उसके अंदर कि इन चीजों से हम लोग बच जाएं। तो बाजार में अब ऐसे कई मटेरियल, जैसे आप नाम सुने होंगे डॉक्टर फिक्सिट का LW+ मिलाएं और घरों को सीलन से बचाएं, ये सुने होंगे आप। तो वो तो मार्केट नाम है ना डॉक्टर फिक्सिट, वो मार्केट का नाम है। लेकिन उसमें ऐसा क्या होता है, जैसे आप सीमेंट पढ़े होंगे तो आपने सीमेंट में पढ़ा होगा कि रिलायंस सीमेंट पढ़ाए थे, जेपी सीमेंट पढ़ाए थे, हम अंबुजा सीमेंट पढ़ाए थे, अल्ट्राटेक, ये सब नाम नहीं लिए होंगे। हम बताए होंगे कि सीमेंट किस टाइप का है, कंपनियों के नाम अलग होते हैं। ये जो डॉक्टर फिक्सिट कंपनियों के नाम है ना, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जो इनका काम करते हैं, किसका, वाटर प्रूफिंग कर देते हैं, पानी का आवागमन पूरी तरह से रोक देते हैं। ठीक है, ये ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऐसा करते हैं? तो ये होते हैं, एक नाम मैं ले लूंगा आपको, पडलो जिसको बोलते हैं, टीको, अगर मैं नाम ले लूंगा आपको तो पडलो, पडलो, फिर उसके बाद आपका है टीको। इसी तरीके से इम्पर्मो एक मटेरियल है, इम्पर्मो, ठीक है ना, क्या मटेरियल है, इम्पर्मो, कंपोसील, एमसील का नाम सुने हैं, कंपोसील, ये सब ऐसे पदार्थ हैं, डैम्प्रो है, उसके बाद सीमेंटोन है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनको यदि अपने निर्माण पदार्थों में प्रयोग किया जाए तो ये उस स्ट्रक्चर को वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर बना देंगे, या कई बार वाटर रिपेलेंट। रिपेलेंट में और प्रूफ में क्या होता है, एक होता है जो जल से बचना चाहता है और एक होता है पूरी तरह से रोक देता है। एक ऐसा होता है जो जल बहुत विषम परिस्थितियों में उसमें से पास होगा और नहीं तो रोक देगा। ये दो कंडीशन होती हैं, विषम परिस्थितियों में पास हो जाना और कहता बिल्कुल ब्लॉक कर देना, दो अलग अलग चीजें। ठीक है, तो ये आपके हुए क्या, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग एक और कंपाउंड के बारे में बात कर लें। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके बारे में मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा आपको। इसमें से एक चीज आती है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट ये क्या होता है, ये एक जुड़ा हुआ नाम है बिटुमिन से। आप कभी सड़क पर डामर वाली रोड देखे हैं, ब्लैक कलर वाली सड़क, ब्लैक कलर वाली सड़क जो होती है ना, उसमें जिसको बोलते हैं कई लोग कोलतार बिछाया जा रहा है, तो वो एस्फाल्ट की तरह, एस्फाल्ट भी उसी तरह दिखता है। मैं आपको बता दूं एस्फाल्ट कैसे बनता है, ये ज्यादातर नेचुरली बनता है। एस्फाल्ट ज्यादातर कैसा बनता है, नेचुरली। कैसे, यदि कहीं पर क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहीं पर एकत्रित है, ठीक है, एकत्रित का मतलब किसी जगह पर कच्चा तेल पाया जा रहा है, तो नेचर में अगर कोई चीज पड़ी हुई ना तो अपने आप धीरे धीरे क्षंती है। क्षंती का मतलब उसका डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर नेचुरल डिस्टिलेशन हो रहा है, मैंने खनिज कहीं पर पड़ा हुआ था पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम में से कुछ हल्के पदार्थ खत्म हो गए, अंदर जो कचरा बचा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल एस्फाल्ट। ठीक है, अब एस्फाल्ट के बारे में देख लीजिए जरा सा। एस्फाल्ट मैंने बता दिया कि किस माफी चाहूंगा, थोड़ा सा इशू हो गया था। ठीक है, एस्फाल्ट में क्या कहानी है, तो मैंने बोला कि जो पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल होता है ना, उसका प्रकृति द्वारा आसवन हो, यानी इसका नेचुरल डेस्टिलेशन हो, तो उसके बाद में जो कचरा बचता है, डेस्टिलेशन मतलब समझते हैं क्या होता है, आसवन, यानी कोई चीज रखी गई है तो अंतर उसका कचरा जो बचता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एस्फाल्ट। कोई चीज मतलब पेट्रोलियम। लेकिन यही चीज कई बार ना प्रकृति में नहीं, कई बार रिफाइनरीज में किया जाता है। तो जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, सारी चीजें निकलती है ना, ये भी डिस्टिलेशन से ही निकलती है। लेकिन ये एक तरीके का कैसा डिस्टिलेशन होता है, आर्टिफिशियल डिस्टिलेशन, नेचर नहीं करता है, हम लोग रिफाइनरी में उसको करते हैं। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिएगा यहाँ पे, पेट्रोलियम से जब ये निकलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एस्फाल्ट। और ये कैसा होता है, इसके अंदर मुख्य गुण क्या होता है, इसके अंदर गुण होता है, पहली बात ये चिपचिपा होगा, जैसे बिटुमिन चिपचिपा होता है ना वैसे होता है। कलर इसका कैसा रहेगा, इसका माने इसका गंदा सा कलर दिखने में रहेगा, और ज्यादातर ये कैसा होता है, बिटुमिनस टाइप का होता है। जितने बिटुमिन के गुण कोलतार जो रोड पर बिस्ता देखे है ना, उसके गुण जैसे इसके गुण होते हैं। ठीक है ना, तो एस्फाल्ट और बिटुमिन लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन बस अंतर इतना ही है एस्फाल्ट और बिटुमिन में कि बिटुमिन आपका प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, उसको
रिफाइनरीज में निकाला जाता है पेट्रोलियम के आसवन से, और वहीं पर एस्फाल्ट जो होता है उसका नेचुरल डिस्टिलेशन होता है, उससे निकाला जाता है। दोनों का काम भी लगभग एक ही होता है। दोनों ऐसी जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर आपको कीटों से सुरक्षा हो, जल सह बनाना हो, या फिर अम्लों का प्रभाव हो, ये सब इनके ऊपर नहीं पड़ता है, तो इनको कहते हैं हम लोग एस्फाल्ट। ठीक है, अब एस्फाल्ट के अंदर गुण यदि बोलें कि प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या, पहली बात कि एक जल सह पदार्थ है, यानी ये वाटर रिपेलिंग या वाटर प्रूफिंग कह सकते हैं। और इसके बाद ये ऊष्मा का और ध्वनि का और विद्युत तीनों का कुचालक है, यानी ये इनको इंसुलेट करता है। ये हीट को भी पास नहीं करने देगा, ध्वनि को भी पास नहीं करने देगा, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं। उसके बाद ये चीमड़ है, टफ है और ड्यूरेबल है, लंबे समय तक गर्म ना हो, बस कम टेम्परेचर पर ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल, लेकिन टेम्परेचर पाके पिघलता है, इसका एक खराब गुण है। ठीक है ना। और ये क्या होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज है, ये ज्वलनशील है। ज्वलनशील का मतलब इसमें आग पकड़ता है एक लेवल के बाद। ठीक है ना। उसके बाद अब उसके बाद इस पे कीट वगैरह का असर, मतलब जैसे लकड़ी वगैरह पे जंग दीमक लग के खराब, इस पर कोई चीज खराब नहीं कर सकती। इसलिए जो चीजें अंदर जो छुपी रहती है ना लकड़ी के चीजें, उनमें जैसे लकड़ी के खंभे वगैरह जो जमीन में धंसाए जाते हैं, उनमें जानबूझ के नीचे कोल तार लपेट दिया जाता है ताकि ये बचा ले उसको किसी भी चीज से। ठीक है। अब इसी का भाई है एक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिटुमिन। इसी का एक भाई क्या है, बिटुमिन है। ठीक है। अब बिटुमिन क्या होता है, जैसे एस्फाल्ट है उसी तरह बिटुमिन के भी गुण है। एस्फाल्ट को भी कई बार एस्फाल्ट की कंक्रीट वगैरह भी बनाई जाती है, गिट्टी वगैरह में बांधने का भी काम करता है। रोड पे क्या होता है बताइए, छोटी छोटी बजरी गिरी रहती है, उसमें डामर लपेट के रोड पे बिछा दिया जाता है, तो एक तरीके का बाइंडिंग मटेरियल का भी काम करता है। तो एक तरीके बिटुमिन क्या है, जो एस्फाल्ट का सुधरा हुआ रूप है। जो गुण एस्फाल्ट के अंदर होंगे ना, बिटुमिन में वो और बेहतर होंगे। बिटुमिन इनसे थोड़ा महंगा भी होगा, क्यों, क्योंकि रिफाइनरीज में निकलता है। ठीक है। बिटुमिन जैसे काले भूरे रंग का रहता है, सेमी सॉलिड टाइप का। ठीक है ना, मतलब सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। एक तरीके से ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। मतलब बिटुमिन को कहें काले भूरे रंग का पदार्थ है, सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में पाया जा सकता है, और ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। ठीक है। इसका आप कंपोजिशन मैं नहीं बताऊंगा, मैं इतना कहता हूं कि जो कच्चा पेट्रोलियम होता है ना, इसके प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये प्राप्त होता है। प्रभाजी आसवन से बिटुमिन, यानी पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से बिटुमिन प्राप्त होता है। अगर ये नेचुरली हो रहा होता आसवन, तो यह क्रिया कहलाती, उससे हजारों सालों तक ये धीरे धीरे अपने आप से, जमीन में कई बार नहीं कुएं पाए जाते हैं तेल के, उसके नीचे आपको पाया जाएगा क्या, एस्फाल्ट। वो भी बिटुमिन है, लेकिन वो बिटुमिन उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। लेकिन जब ये रिफाइनरीज में यानी कारखानों में किया जाता है, तो बहुत तेजी से पहले तो रिफाइन होता है, और साथ में जो कचरा निकलता है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का निकलता है। ठीक है ना। इसको कई बार हम लोग मिनरल टार या डामर भी कहते हैं, और समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब बिटुमिन के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो बिटुमिन का जो एस्फाल्ट और बिटुमिन का जो उपयोग है उसमें समझ लीजिए क्या होगा। जितने भी सीलन रोकने के लिए, नमी को रोकने के लिए लेयर बनाई जाती है, उनमें बिटुमिन एस्फाल्ट दोनों का प्रयोग। छतों पर, फर्शों में, तहखाने में, हर जगह पर बिटुमिन का प्रयोग, जहां भी सीलन को रोकना हो, पहला। दूसरा, डामर की सड़कों में जो प्रलेपन होता है, फिनिशिंग होता है, उसमें बिटुमिन और एस्फाल्ट का प्रयोग। जहां पे जानते हो ओवरहेड टैंक बनता है जिसमें पानी सप्लाई की जाती है पूरे मोहल्ले को, उस टैंक की दीवारों में लेप किया जाता है किसका, इसी बिटुमिन का, ताकि पानी का लीकेज ना हो। ऐसे चीजों जिन पर वायुमंडली का प्रभाव, जैसे धूप, धूल, बारिश ज्यादा लगनी है, उसका लेपन यदि कर दिया जाए बिटुमिन से, तो बहुत जबरदस्त ये काम करता है। उसके अलावा पेंट भी बनता है, बिटुमिनस पेंट के बारे में पढ़ाया होगा। तो बिटुमिन से पेंट जब बनाते हैं, तो वो पेंट काफी ज्यादा वाटर रेजिस्टिंग होता है, रिपेलेंट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। फ्लोरिंग पर यदि बिटुमिन का लेप करके तब ऊपर से कंक्रीटिंग की जाए, तो वो फ्लोर में कभी भी नमी ऊपर नहीं चढ़ती है। कई बार देखे होंगे ग्राउंड फ्लोर पे ठंडा ठंडा सा लगता है, महक सी आती है, उन सब से बचना है, बिटुमिन का लेप करा दीजिए। ठीक है। तो ये सब है, इन्हीं का एक और भाई है। ये दोनों किसके प्रोडक्ट हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ये दोनों जो है ना पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। लेकिन यही चीज जब कोयले का कचरा निकले, कोयले का कचरा जो निकलता है, उसको हम लोग कोल टार बोलते हैं। ये किससे मिलता है, कोयले के आसवन से। जैसे पेट्रोलियम का आसवन किए तो बिटुमिन बचाना, इसी तरह कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी भंजक आसवन, प्रभाजी आसवन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, लेकिन कोयले को जब डिस्ट्रक्टिव, कोयले को जब बर्बाद करके उसका जो कचरा निकलता है, उससे निकलता है कोल टार। और ये सब ना एक ही जैसे लगभग गुण है, बस कोई सस्ता महंगा है,
गुण लगभग एक जैसे हैं, किसी में ज्यादा। इन सब में सबसे महंगा बिटुमिन है। कोल्टार उनकी तुलना में क्या है, थोड़ा सस्ता है। बात समझ आ रही ना। यानी कोल्टार किसका कचरा है, कोयले का। ये दोनों किसके कचरे हैं, पेट्रोलियम के। तो ये दोनों भी जान लीजिए कि जो कोयला होता है उसके डिस्ट्रक्टिव डेस्टिनेशन से क्या निकल के आता है, बिटुमिन निकल के आती है। बात आपका कोल्टार निकल के आता है। तो एक चीज जान लीजिए, कोल्टार का उपयोग सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है अगर मैं आपको बताऊं, तो कोल्टार का उपयोग जितना भी लकड़ी का खंभा है, आज जानते हैं रेलवे के जो लकड़ी के स्लीपर पहले बनाए जाते थे, वो लकड़ी के स्लीपर मतलब रेलवे की पटरी बिछी रहती थी, तो वो नीचे जिस खंभे पे रखा रहता था ना, वो खंभा पहले लकड़ी का बनता था, तो वो जल्दी खराब होता था, उस पर कोल्टार का लेप कर दिया जाता था। जिन चीजों को जमीन के अंदर धंसाना है उन पर भी कोल्टार का सबसे ज्यादा प्रयोग रोड पर किया जाता है। रोड टार भी बोलते हैं, टार। तो रोड टार में करते हैं, इसलिए इसको टार भी केवल बोल दिया जाता है। तो ये थे एस्फाल्ट, बिटुमिन और कोल्टार। इसी तरीके से एक और पदार्थ जिसका नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, क्या, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक पदार्थ है, सब एक ही जैसे नाम लग रहे होंगे, तो आप जान लीजिए एस्बेस्टस को मैंने नाम लिया था एस्बेस्टस पेंट के समय। एस्बेस्टस एक खनिज के रेशों से एक ऐसा पदार्थ होता है, सफेद या हल्का भूरा, मतलब गंदा टाइप का, गंदा वाला सफेद या अच्छा वाला सफेद। तो सफेद या हल्का भूरा रंग का फाइबर वाला पदार्थ है, जो एक तरीके से ना मेटामॉर्फिक रॉक जानते हैं ना, चट्टानों में रूपांतरित चट्टाने पढ़ाए थे, रूपांतरित चट्टानों के अंदर एक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जो जिसके अंदर एक खास गुण होता है, ठीक है ना। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है, इस वजह से यह अज्वलनशील है, आग नहीं पकड़ सकता है, उष्मारोधी है, विद्युत रोधी है, सीलन रोधी है, ध्वनि रोधी है। एस्बेस्टस के अंदर वो सारे इंसुलेटिंग पावर हैं जो आपने पीछे पढ़े। ये हर उस पदार्थ के रूप में किया जा सकता है प्रयोग जहां पर रोधन करना है, इंसुलेशन करना है। बात समझ आ रही ना। इन सब में काम करता है। तो ये क्या है, एक तरीके का रेशेदार यानी फाइबर वाला मटेरियल है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स की अंदर पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है, ठीक है ना। ये अम्लों और कीटों के प्रभाव से भी बचाता है। देखने में ये कांच की तरह लगता है, देखने में लगेगा कि एकदम चमक रहा है कांच की तरह, लेकिन छुएंगे तो ये मुलायम सा लगता है, ठीक है। इसके रेशों को ना, इसी के जो रेशे होते हैं उनको निकाल करके उनको बुनाई करके कपड़े के रूप में बदल दिया। यानी एस्बेस्टस एक तरीके का कपड़े के रूप में आपको मिलेगा, इसको जहां भी बिछाएंगे ये इंसुलेशन का काम करेगा, ठीक है ना। तो एस्बेस्टस के रेशों से ही एस्बेस्टस पेंट बनाया गया था। उस पेंट को मैंने बोला था कि एस्बेस्टस पेंट अग्निरोधक पेंट की श्रेणी में आता है। बात समझ आ रही ना। एस्बेस्टस पेंट किसकी श्रेणी में आता है, अग्निरोधक। अब यदि हम लोग बात करें इसके बारे में कि एस्बेस्टस क्या है, तो मैंने बता दिया कि क्या है ये, इसका उपयोग क्या क्या है। एस्बेस्टस की कई बार चादरें, सीट बनती है, लहरिया चादरें सुने हैं, यानी कई बार ऐसी सीट जिस पर हम लोग चाहते हैं कि धूप का प्रभाव ज्यादा ना पड़े, अंदर कमरा गर्म ना हो, वो एस्बेस्टस की सीट बनाई जाती है। एस्बेस्टस की पाइप भी बनाई जाती है, ठीक है ना, वो जल निकासी के काम में प्रयोग आती है, ठीक है ना। इनको काटना जोड़ना भी आसान होता है, आपूर्ति के काम भी आती है, निकासी के भी काम, मतलब सप्लाई दे भी रहे हैं और गंदा पानी निकाल, दोनों में एस्बेस्टस की पाइप लगती है। एस्बेस्टस का पेंट, मैं यूजेज बता रहा हूं, चादर बनाई जा सकती है, पाइप बनाया जा सकता है, पेंट बनाया जा सकता है। कई बार फ्यूज के स्विच बनाए जाते हैं, जो जैसे मान लीजिए फ्यूज कभी देखते हैं गर्म हो जाता है, तो एस्बेस्टस का बना देंगे तो वो जल्दी स्विच गर्म नहीं होगा, और वो इंसुलेटर है तो आपको झटका भी कभी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी कवरिंग मटेरियल होंगे, जहां पर कोई कवर करना होगा, उस जगह पर भी इसका प्रयोग, एस्बेस्टस की चीजों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कवरिंग मटेरियल बहुत अच्छा है, ठीक है। एस्बेस्टस के बारे में हो गया। एक चीज के बारे में और जान लीजिए, लास्ट मटेरियल होगा, यह है पीओपी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हल्की सी बात मैं आपको बस बता दूं। जिप्सम के निस्तापन से, जिप्सम जो आप सुने होंगे, क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम को जब कैल्सिनेट किया जाता है, कितने पर, जिप्सम यानी CaSO4 और इंटू 2H2O को जब निस्तापित किया जाता है, यानी जलाया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, केवल 120 डिग्री, ज्यादा नहीं गर्म करना, 120 पर, ये तुरंत टूटेगा। किसे, CaSO4 इंटू हाफ H2O में टूटेगा, और प्लस H2O क्या हो जाएगी इसके साथ में, H2O इसके साथ में रिलीज भी हो जाएगी। तो ये जो बचता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पीओपी। ये पानी पाके फिर से हार्ड हो जाएगा।
जिप्सम है, जिप्सम को जलाया गया तो ये निकला, यही है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को जलाने से बना है और इसी में फिर से पानी मिलाया जाएगा तो ये हार्ड हो जाता है। तो पीओपी में क्या होता है, ये कैल्शियम का सल्फेट है, नरम चट्टानों के रूप में मिलता है, बहुत ही हल्का मटेरियल होता है, हल्का नरम टाइप का होता है। आप कभी पीओपी का छत वगैरह मार देंगे मुक्के से टूट जाएगा वो। पीओपी करवाते हैं कुछ लोग ना छत वगैरह में, अपने फॉल सीलिंग जब करवाना होता है तो पीओपी करवा देते हैं, ठीक है ना। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर निस्तापन करके पीओपी को बनाया जाता है और इसमें क्या होती, काफी नमी इसकी क्या होती है, निकल जाती है। सामान्य तापमान पर ये जल्दी से सूखता भी है और नरम बना रहता है। इसको छिलना, रगड़ना, ये सब करना बहुत आसान होता है। जनरली पीओपी सफेद रंग का होता है। ये किस किस काम में आता है, ये प्लास्टर में कोई दरार पड़ गई है उसको भर दें, या सीलिंग पर कोई सजावटी काम करना है उसके रूप में काम आता है, क्योंकि जैसे ही इसको आप करेंगे ना जल्दी ये सही हो जाता है। और कई बार आप ऐसा देखोगे, कई बार हाथ पैर किसी का टूट गया तो सफेद रंग का जो डॉक्टर ऐसा नहीं लगा देता है पूरा प्लास्टर, वो भी पीओपी का प्लास्टर किया था, क्योंकि उसको तोड़ना काटना आसान होता है, ब्लेड से वो कट जाता है आसानी से, तो उसको बोलते हैं हम लोग पीओपी, ठीक है ना। तो इन जगहों पर इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम पड़ा, इसका क्यों, क्योंकि इसको पेरिस में ही ये डेवलप हुआ था, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, यहाँ पे क्लियर हो गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो लगभग सारे तरह के मटेरियल हम लोगों ने, सारे का मतलब और भी मिसलेनियस मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन लगभग जितने हो सकते थे हमने सबको क्लियर कर लिया। यहां से कंस्ट्रक्शन मटेरियल खत्म होता है। यदि आप केवल 13-14 लेक्चर मैंने लिए हैं, अगर उनको आप कंप्लीट कर लेते हैं दोस्त, आप बवाल बन के निकलेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो यदि आप यहां तक पहुंचे, इस वीडियो तक पहुंचे, इसका मतलब आप पढ़ चुके हैं और आपका पेपर अच्छा जाएगा। उसके लिए मैं आपको पहले से ही बधाई दे रहा हूं। जिन लोग नहीं पहुंचे उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। और हमारे बारे में आगे का हमारा जो सिलेबस है उसको जानने के लिए, समझने के लिए आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे मटेरियल आपको मिलते हैं। आगे के आपकी जो जर्नी होगी उसको बहुत आसान बना दूंगा। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।